नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ के लिए एमसीक्यूज की क्लास है। जो क्लास हमारी ऐप में चल रही है थ्योरी की, उसकी ये एमसीक्यूज की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है बिहान। बिहान काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि जो योजना के संबंध में हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसका छत्तीसगढ़ में नाम है बिहान। तो उस चैप्टर से जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके संबंध में ये एमसीक्यूज तैयार किया गया है। अगर आप हमारे एडीओ के कोर्स के बारे में और हमारी क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, इंक्वायरी लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। काफी अच्छी क्लास होने वाली है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए। ठीक है, SRLM। SRLM मतलब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, है ना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो SRLM चल रहा है उसको छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है बिहान योजना के नाम से दोस्तों। किस नाम से? बिहान योजना के नाम से। आपको मैं बता दूं, जब केंद्र में जो योजना है, केंद्र में जो योजना है वो है NRLM। जब ये राज्यों में चल रही है तो इसको कहते हैं SRLM, है ना। केंद्र में है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और राज्य में है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। और इसी को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? बिहान नाम से। किस नाम से? बिहान नाम से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, काफी सरल था। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन का समावेश किया गया है दोस्तों। बिहान योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहान योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे मित्रों, मेरे सखा, मेरे साथियों, हमारे यहां बिहान योजना को पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं पूरी कहानी बताता हूं आपको। सबसे पहले SG, है ना, SY, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चालू हुआ, जो 1999 में चालू हुआ। ठीक है, इसका अपडेट वर्जन जो आया वो है NRLM। ठीक है, ये 3 जून 2000 किसमें? 11 में, 13 में, 3 जून 2011 में मेरे ख्याल से चालू हुआ। ठीक है, 3 जून 2011 में। तीन जून 2011 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब इसी का नाम बदलकर, ठीक है, नाम परिवर्तन, इसी का नाम परिवर्तन किया गया किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा 29 मार्च 2016 को। और नाम रखा गया इसका दीनदयाल, है ना, उपाध्याय अंत्योदय योजना। क्या? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसका नाम रखा गया। और इसी का नाम छत्तीसगढ़ में बिहान है। तो दीनदयाल उपाध्याय योजना, अंत्योदय योजना को ही बिहान योजना के नाम से जाना जाता है। इसी को SRLM भी कहा जाता है। कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं मेन डेट। फैक्ट डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा उसमें ध्यान देना है अपने को। बिहान योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू है? बिहान योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू है? तो अपने यहां बिहान योजना लागू है 1 अप्रैल 2013 से। ये पहले भी व्यापम में दूसरे पेपरों में पूछ चुका है कि बिहान योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू है। तो बिहान योजना अपने यहां छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2013 से लागू है। अब देखते हैं इसका प्रभाव क्षेत्र।
अब बताइए कि बिहान योजना छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में लागू है? कमेंट करिए, बताइए बिहान योजना छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में लागू है दोस्तों। तो मैं बता दूं, अपने यहां जो बिहान योजना है वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है ना? किसमें लागू है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। चलिए आगे देखते हैं, बिहान योजना किस विभाग के द्वारा चलाया गया है? ये पहले पूछा गया है, बिहान योजना किस विभाग के द्वारा चलाया गया है? तो चलिए बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बिहान योजना किस विभाग के द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों बिहान योजना आपका ग्रामीण विकास से संबंधित है। अब ग्रामीण विकास से संबंधित है तो इसको चलाएगा कौन? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। कौन चलाएगा? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के पदेन अध्यक्ष। तो मेरे दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका संवर्धन समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। कौन होते हैं पदेन अध्यक्ष? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं कि इसी समिति की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 2013 को छत्तीसगढ़ में क्या लागू किया गया? बिहान योजना। क्या लागू किया गया? बिहान योजना। इसीलिए इस समिति को क्या कहा जाता है? बिहान समिति। बिहान मतलब होता है नया सवेरा या सवेरा। इस समिति का पंजीकरण कब किया गया दोस्तों? इस समिति का पंजीकरण किया गया 1 जून 2011 को। 1 जून 2011 को इसका पंजीकरण हुआ है ना? इस समिति के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। 1 जून 2011 को इस समिति का पंजीकरण हुआ है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसी समिति की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 2013 को बिहान योजना आपका छत्तीसगढ़ में लागू की गई। ठीक है, ये हो गया। इसी समिति को बिहान समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यहां तक हो गया। चलिए अब विवादित क्वेश्चन आ गया दोस्तों, क्वेश्चन आ गया विवादित। अब देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिहान योजना के अनुसार केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है ना? आपको पता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि भैया आपका एनआरएलएम में वित्त पोषण मतलब पैसा लगाना। वित्त पोषण कैसा है? अगर सामान्य राज्य हैं है ना, तो केंद्र और इधर राज्य। सामान्य राज्य है तो केंद्र सरकार 75% पैसा लगाएगी, राज्य सरकार 25% पैसा लगाएगी, है ना। उसके बाद पूर्वोत्तर प्लस सिक्किम राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम राज्य है, तो केंद्र सरकार 90% पैसा लगाएगी, 10% राज्य सरकार लगाएगी। अगर केंद्र शासित प्रदेश है, कौन? केंद्र शासित प्रदेश है, तो पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार लगाएगी। ये वित्त पोषण अनुपात आप पढ़े हो, है ना, ये वित्त पोषण अनुपात आप पढ़े हो। अब यहां पे बोल रहा है बिहान योजना के अनुसार। किसके अनुसार? बिहान योजना के अनुसार। तो बिहान योजना के अनुसार मेरे दोस्तों, बिहान योजना के अनुसार 60 और 40% है। केंद्र का हिस्सा कितना? 60%, राज्य का हिस्सा 40% है। और ऐसा कब से हो रहा है? ऐसा 2015 से हो रहा है। और ये किसमें बताया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण में। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2015 से बताया गया, 2015 से इसको बताया गया है। ठीक है, तो भैया बिहान योजना के अनुसार बोलेगा तो आपको 60 और 40 लेना है। 60% पैसा केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का। अगर एनआरएलएम बोलेगा तो 75 और 25 लेना है ना। और ये 75 और 25 का जो अनुपात है वो विभागीय प्रतिवेदन में बताया गया है। किसमें? विभागीय प्रतिवेदन में। जो विभाग का प्रतिवेदन आता है ना उसमें, और ये आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट के पहले जारी किया जाता है उसमें। ठीक है, तो 60 40 75 25 आपको समझना है, इसको याद रखना है। चलो अगला देख लेते हैं। बिहान योजना के लक्ष्य में शामिल है, बिहान योजना के लक्ष्य में क्या शामिल है? बिहान योजना का लक्ष्य क्या है? ठीक है,
11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो बचे हुए लक्ष्य थे, ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्य लक्ष्य, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दोनों को बिहान योजना के लक्ष्य में, दोनों को बिहान योजना के लक्ष्य में रखा गया है, ठीक है। आपको पता है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। हमारे यहां कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई? 12 पंचवर्षीय, जिसमें 12 का कार्यकाल था, ठीक है, 2012 से 2017। ये पूछा जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? 2017 में। तो बिहान योजना के लक्ष्य में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बचे हुए लक्ष्य थे उनको शामिल किया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को शामिल किया गया, ठीक है। बिहान योजना के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं में शामिल नहीं है। क्या बिहान योजना के अंतर्गत संचालित परियोजना में शामिल नहीं है? बताइए, है ना, बताइए भाई, कमेंट करिए कौन सी योजना बिहान योजना के अंतर्गत संचालित परियोजना में शामिल नहीं है। तो आपका उत्थान परियोजना शामिल है, मिलाप परियोजना शामिल है, स्वाभिमान परियोजना शामिल है। क्या शामिल नहीं है? ग्रामीण रोजगार परियोजना। बिहान योजना के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार परियोजना शामिल नहीं है। इन योजना के बारे में अभी आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बढ़िया है। उत्थान परियोजना का संबंध किससे है? उत्थान परियोजना का संबंध किससे है? ठीक, उत्थान परियोजना का संबंध है किससे है? बताइए। पिछड़ी जनजातियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना, शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना, उसके बाद महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। बताइए, उत्थान परियोजना जो है मुख्य रूप से संबंधित है पिछड़ी जनजातियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्योंकि दोस्तों आपने एनआरएलएम में पढ़ा ही है, क्या करना है हमको? स्थायी रूप से ग्रामीण गरीबी को दूर करना है, आय के साधन बढ़ाना है, प्रशिक्षण देना है और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। किसके द्वारा? स्वयं सहायता समूहों के द्वारा। तो जो उत्थान परियोजना है वो जनजातियों को, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम करती है। अपने यहां विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति टोटल 7 है। कितनी है? कुल 7 है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कितनी है? केंद्र द्वारा अधिसूचित 5 है, राज्य द्वारा अधिसूचित कितनी है? 2 है। केंद्र द्वारा कौन सी है? केंद्र द्वारा है कमार, बिरहोर, बैगा, है ना, पहाड़ी कोरवा और अबूझ माड़िया, ठीक है। राज्य द्वारा क्या है? भुजिया और पंडो। तो उत्थान परियोजना इन्हीं जनजातियों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलाप परियोजना किन 2 जिलों में लागू की गई? मिलाप परियोजना, है ना, मिलाप परियोजना किन 2 जिलों में लागू किया गया? रायपुर और दुर्ग, दुर्ग और राजनांदगांव, राजनांदगांव, कवर्धा, कवर्धा और बिलासपुर। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन सी, किन 2 जिलों में लागू किया गया है? राजनांदगांव और कवर्धा। इस योजना को क्यों लागू किया गया? कोविड 19 से प्रभावित मजदूरों के लिए, प्रभावित मजदूरों के लिए, कोविड 19 से प्रभावित मजदूरों के लिए। ये सब योजना की क्लास अपने ऐप में हमने कराई है। ये सब योजना की क्लास अपने ऐप में हमने करवाई है, ठीक है। चलो, कोविड 19 देखो, जब कोरोना आया तो जो छत्तीसगढ़ के बाहर गए थे कमाने खाने, वो सब वापस आ गए। वापस आ गए तो उनको यहाँ कोई काम नहीं मिला। काम नहीं मिला तो उनको जीवन यापन करने में जो तकलीफ हुई, उनके लिए ये योजना लाई गई। क्या? मिलाप परियोजना, कोविड 19 से प्रभावित मजदूरों के लिए। सबसे पहले कहां? राजनांदगांव और कवर्धा में लागू की गई, छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वाभिमान परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? स्वाभिमान परियोजना किससे संबंधित है? बताइए, स्वाभिमान परियोजना किससे संबंधित है? चलिए, भूमिहीन कृषक, किशोरी एवं महिलाएं, मजदूर वर्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है स्वाभिमान परियोजना किशोरी एवं महिलाओं से संबंधित है। जो गरीब वर्ग की किशोरी और महिला है उनको प्रसव पूर्व पोषण देना है। क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, या थोड़े से
अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं होती, जिससे शरीर कमजोर रहता है महिलाओं का। तो जब वो गर्भ धारण करती है और उनका प्रसव होता है तो अधिकतर उनको खून की कमी, एनीमिया, इन सब प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ये योजना चलाया गया, स्वाभिमान परियोजना। स्वाभिमान परियोजना में जो किशोरी हैं, 10वीं 12वीं वाली बालिकाएं और जो गरीब महिलाएं हैं, उनको पोषण युक्त भोजन देके पोषण बढ़ाना है उनका, है ना, प्रसव पूर्व पोषण बढ़ाना है। ठीक है, और ये कितने 8 विकास खंडों में लागू हुआ। प्रारंभ में 8 विकास खंड में लागू हुआ, विकास खंड में लागू हुआ। और इन विकास खंड को समृद्ध समृद्ध विकास खंड कहा गया। अब मैं बताता हूं समृद्ध विकास खंड क्या होता है। देखिए, जहां समृद्ध विकास खंड है ना, ये कितने विकास खंडों में लागू हुआ, 8, और इन 8 को समृद्ध विकास खंड कहा जाता है। उसके बाद अन्य जगह भी इनको लागू करने के प्रयास किए गए। देखिए, जहां पे बिहान योजना, जहां पे बिहान योजना, ठीक है, स्वयं सहायता समूह के अधिकार, स्वयं सहायता समूह के जो मेंबर है उनके द्वारा चलाया जाता है, तो वो समृद्ध विकास खंड कहलाते हैं। और जहां बिहान योजना पंचायत विभाग के सरकारी कर्मचारी द्वारा चलाया जाता है, उनको असमृद्ध विकास खंड कहा जाता है। ठीक है, समृद्ध विकास खंड और असमृद्ध विकास खंड, है ना। ऐसा विकास खंड जिसमें मिशन का कार्य गहन रूप से चल रहा हो और मिशन का कार्य चयनित एवं प्रशिक्षित किए गए, चयनित एवं प्रशिक्षित किए गए कम्युनिटी कैडर के माध्यम से चल रहा हो। कम्युनिटी कैडर में कौन आता है, सक्रिय महिला आती है, पुस्तक संचालक आते हैं, है ना, मास्टर ट्रेनर आते हैं। और ये कब सब कौन होते हैं, ये सब होते हैं स्वयं सहायता समूह के ही आपके पदाधिकारी लोग। जहां स्वयं सहायता समूह के ट्रेनिंग दिए हुए पदाधिकारियों के माध्यम से आपका क्या चलाया जा रहा है, मिशन चलाया जा रहा है, उसको सघन विकास खंड कहेंगे। और जहां पे पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा उनके सरकारी कर्मचारी द्वारा चलाया जा रहा है, उनको असघन विकास खंड कहेंगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाभिमान योजना का संबंध किशोरी एवं महिलाओं से क्या, प्रसव पूर्व पोषण। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुआ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना अपने यहां सितंबर 2014 में प्रारंभ हुआ। कब, सितंबर 2014 में। आपको पता होगा 2000 हाँ, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, है ना, तो इतनी सारी योजना लागू किए कि पूछो मत। और आधे से ज्यादा का नाम क्या था, दीनदयाल ही था। ठीक है, उस समय पूरा भारत दीनदयाल में हो गया था, है ना। तो भैया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना कब लागू किया गया, सितंबर 2014 में लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में किस आयु वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो बताइए भाई, ये पूछा गया है, किस आयु वर्ग के लोगों को दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो भैया आपका वो आयु वर्ग है 15 से 35 वर्ष के युवाओं को, 15 से 35 वर्ष के युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, ये शहर के लिए अलग है, ग्रामीण के लिए अलग है। दीनदयाल उपाध्याय शहरी कौशल विकास योजना अलग है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना अलग है ना। तो इसका वर्ष है 15 से 35 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत 100% आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, 100% आवासीय प्रशिक्षण मतलब जिन भी युवाओं को आप प्रशिक्षण दे रहे हो, वो युवा को हॉस्टल में रख के आपको प्रशिक्षण देना है। ठीक है, जो आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है, उसमें युवा जाते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, बाद में अपने घर आ जाते हैं रात को। लेकिन एक योजना ऐसी है जिसमें अगर जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हैं उन लोग को हॉस्टल में ही रहना है, 100% आवासीय प्रशिक्षण। ठीक है, रोशनी कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, है ना, RCT योजना, बताइए, या उपरोक्त में से कोई नहीं, चलिए बताइए फटाक से। तो भैया इसका जो आंसर होगा वो होगा रोशनी कार्यक्रम। बहुत फेमस कार्यक्रम है रोशनी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम के तहत
जिन भी युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वो प्रशिक्षण 100% आवासीय होता है। लाइवलीहुड कॉलेज में रखते हैं इनको, ठीक है, हॉस्टल में रखते हैं और पसंद के क्षेत्र में इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके संबंध में आगे और चर्चा करते हैं। चलिए, रोशनी कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोशनी कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? ठीक है, आपको बता दूं, रोशनी कार्यक्रम नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित किया जा रहा है। किसमें? नक्सल प्रभावित, नक्सल प्रभावित जिलों में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो अपने यहां कुल 8 जिलों में संचालित हो रहा है रोशनी कार्यक्रम। अपने यहां कुल 8 जिलों में संचालित हो रहा है। और ये जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? बस्तर संभाग के 7 जिले, बस्तर संभाग के 7 जिले। ठीक है, बस्तर संभाग के 7 जिले। और बताइए, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, बस्तर संभाग के 7 जिले हो गए। चलिए, अब बताइए, निम्न में से किस जिले में रोशनी कार्यक्रम संचालित है? सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बस टोटल आज 8 जिलों में चल रहा है। 7 जिला मैं आपको बता दिया बस्तर संभाग का। 8वां जिला कौन सा है दोस्तों? कमेंट करिए, फटाक से बताइए। 8वां जिला कौन सा है? 8वां जिला है बलरामपुर, है ना। बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस बलरामपुर, बलरामपुर जिला सरगुजा संभाग का। टोटल कितने जिले हो गए? 8 जिले। अब बस्तर में क्या है? बस्तर में है कांकेर, है ना, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, है ना, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, नारायणपुर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जिले और बलरामपुर जिला। टोटल 8 जिलों में, नक्सल प्रभावित 8 जिलों में ये रोशनी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से किस एक जिले में रोशनी कार्यक्रम संचालित है? आपको पता है, बस्तर संभाग के 7 जिले और एक बलरामपुर संभाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, रोशनी कार्यक्रम के संबंध में क्या सही नहीं है। रोशनी कार्यक्रम के संबंध में क्या सही नहीं है, इससे इसलिए ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहला, यह योजना बीपीएल हितग्राही के लिए है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाता है। 70% हितग्राहियों को प्लेसमेंट दिया जाएगा और कुल हितग्राही में 30% महिला होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, रोशनी कार्यक्रम के तहत क्या शामिल नहीं है? गलत क्या है इसमें? फटाक से बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर डी। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी। कुल हितग्राही में 30% महिला नहीं, कुल हितग्राही में 40% महिला। कितनी? 40% महिला होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यह योजना बीपीएल हितग्राहियों के लिए है, सही है। इस योजना में ट्रेनिंग किसको दी जाएगी? 15 से 35 वर्ष के बीपीएल हितग्राहियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, महिला भी पुरुष भी। इस योजना में, रोशनी कार्यक्रम में, सबसे पहले तो नक्सल प्रभावित 8 जिलों में चल रहा है। रोशनी कार्यक्रम नक्सल प्रभावित 8 जिलों में चल रहा है। दूसरा, यह योजना किससे संबंधित है? नक्सल क्षेत्र के बीपीएल श्रेणी के 15 से 35 वर्ष के महिला पुरुष को क्या रोजगार प्रशिक्षण देके रोजगार दिलाना, रोजगार प्रशिक्षण देके रोजगार दिलाने के लिए है। तो प्रशिक्षण किसको दिया जाएगा? 15 से 35 वर्ष के युवाओं को। और जितने को प्रशिक्षण दिया गया है उसमें से 70% लोगों को प्लेसमेंट भी दिलाना है दोस्तों। उसमें से 70% लोगों को प्लेसमेंट भी दिलाना है ना। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। यहां कितना प्रतिशत होगा? कुल हितग्राही में 40% महिला होनी चाहिए। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि भैया जितने को भी आप ट्रेनिंग दोगे उसमें से 70% को रोजगार भी दिलाना है। अब क्या करती है सरकार? ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार मेले का आयोजन करती है, वहां बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाती है और जो ट्रेनिंग दिए हैं उन लोग को वहां पे अप्लाई करने बोलती है। फिर उन लोग उनको सेलेक्ट, कंपनियां वो ट्रेनी को सेलेक्ट करके ले जाके रोजगार देते हैं।
ठीक है, तो ऐसे 70% लोगों को क्या करना है, प्लेसमेंट दिलाना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 40% हितग्राहियों को क्या महिला होनी चाहिए, लेकिन इसमें 30% लिखा है, तो ये गलत है, ये नहीं है सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषक उत्पादन संगठन का संबंध किस प्रकार के कृषकों से है। कृषक उत्पादन संगठन जो है वो 7 जिलों में लागू किया गया। ठीक है, कृषक उत्पादक संगठन जो है वो 7 जिलों में लागू किया गया, और इसके अंतर्गत जो कृषक है उनको बाजार से जोड़ना और ऋण लेने में जो प्रॉब्लम आती है उसको हल करना। अब जो छोटे कृषक है उनको आसानी से ऋण नहीं मिलता है खेती करने के लिए, तो उस समस्या के हल के लिए ये योजना चलाई गई। इसमें कहा गया कृषकों को बाजार से जोड़ना और ऋण लेने में जो समस्या आती है उसको हल करना। पर इसमें किस प्रकार के कृषकों को शामिल किया गया बताइए। सीमांत कृषक, लघु सीमांत एवं मध्यम कृषक, लघु एवं सीमांत कृषक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस प्रकार के कृषकों को शामिल किया गया है, तो बताइए भाई, कमेंट करिए। इसमें शामिल किया गया है ऑप्शन सी, लघु एवं सीमांत कृषक, है ना। कृषक उत्पादन संगठन कितने जिलों में, जिला है 7। किस प्रकार के कृषक, लघु एवं सीमांत कृषक के लिए ये क्या किया गया है, योजना लाई गई। ठीक है, लघु सीमांत कृषक कौन होते हैं, सीमांत कृषक होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि होती है। ठीक है, लघु कृषक कौन होते हैं, लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर तक। ठीक है, अपने यहां एकड़ चलता है ना, तो 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, मतलब 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। तो ऐसा कृषक जिसके पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि है वो सीमांत कृषक कहलाता है। उसके बाद 5 एकड़ तक का लघु कृषक कहलाता है। उसके बाद 4 से 10 हेक्टेयर वाला मध्यम कृषक कहलाता है। 10 से ऊपर वाला वृहद कृषक कहलाता है, जो दाऊ लोग होते हैं। तो कृषक उत्पादन का संगठन का संबंध लघु एवं सीमांत कृषक से है दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं, आरसेटी योजना के किस वर्ग के युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आरसेटी योजना, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, आरसेटी योजना, है ना। इसमें किस वर्ग के, 15 से 35 वर्ग के सभी युवाओं महिलाओं, 15 से 35 बीपीएल, 18 से 45 सभी 18 से 45 बीपीएल। बताइए आरसेटी योजना इसमें किस वर्ग के लोगों को मिलता है, तो इसका ऑप्शन बताइए भाई फटाक से। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 18 से 45 की वर्ष के बीपीएल युवाओं और महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है। यह भी रोजगार प्रशिक्षण केंद्र है, यहां आपको अपने मनपसंद के फील्ड में ट्रेनिंग देके आपको रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरसेटी कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा चलाया जाता है, यह बैंकों के द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। तो बताइए, लीड बैंकों द्वारा, ग्रामीण बैंकों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। बताइए, ये पूछा जा सकता है भाई, है ना, ये पूछा जा सकता है। बताइए, आरसेटी कार्यक्रम लीड बैंकों द्वारा चलाया जाता है। अब लीड बैंक क्या होता है, लीड बैंक क्या होता है ना, लीड बैंक होता है किसी भी बैंक का मुख्य ब्रांच, किसी भी बैंक का जो सबसे बड़ा मुख्य ब्रांच होता है उसको बोलते हैं लीड बैंक, है ना, ब्रांच, किसी भी बैंक का मुख्य ब्रांच। ठीक है, उसको लीड बैंक कहते हैं। जैसे एसबीआई का रायपुर में एक मुख्य ब्रांच है, भिलाई में एक मुख्य ब्रांच है जो सेक्टर 1 में है। तो जो मुख्य ब्रांच होता है, जो सबसे बड़ा ब्रांच होता है, उसी को बोलते हैं लीड बैंक, और उसके द्वारा ही आरसेटी योजना चलाई जाती है ना। हर बैंकों द्वारा आरसेटी योजना चलाई जाती है, जैसे एसबीआई की आरसेटी, बैंक ऑफ बड़ौदा की आरसेटी, केनरा बैंक की आरसेटी। इन लोग क्या करते हैं,
18 से 45 वर्ष के बीपीएल जो है उन लोग को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। और आरसेटी कार्यक्रम के लिए कितना, आरसेटी कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना, 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलो, लीड बैंकों द्वारा चलाया जाता है ये ट्रेनिंग सेंटर। और लीड बैंक किसको कहते हैं, किसी भी बैंक के मुख्य ब्रांच को, ठीक। बिहान योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवार के वार्षिक न्यूनतम आय को कितने रुपए से अधिक करना है। बिहान योजना के अंतर्गत किसी गरीब परिवार की वार्षिक आय कितने रुपए से अधिक करने की संकल्प लिया गया है, कितने रुपए से अधिक बढ़ाना है वार्षिक आय को, बताइए भाई, कमेंट करिए, बताइए। तो बिहान योजना के अंतर्गत किसी भी ग्रामीण गरीब परिवार की वार्षिक आय को 1 लाख रुपए से अधिक करना है। कितने से अधिक, 1 लाख रुपए से अधिक करना है वार्षिक आय को, ठीक है, स्वरोजगार के द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। स्वयं सहायता समूह का अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं सहायता समूह का अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। स्वयं सहायता समूह का अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग, कि उनका हिसाब किताब व्यापार सही से चल रहा है या नहीं, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहे हैं, कोई घपला तो नहीं कर रहे हैं। ये किसके द्वारा अंकेक्षण किया जाता है, कमेंट करके बताइए फटाक से, ठीक है। तो भैया स्वयं सहायता समूह का अंकेक्षण संसाधन पुस्तक संचालक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संसाधन पुस्तक संचालक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये 2 काम करता है। एक करता है अंकेक्षण, अंकेक्षण, और एक करता है क्या, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देता है, प्रशिक्षण देता है ना। किनको, बुक कीपर को, बुक संचालकों को, पुस्तक संचालकों को प्रशिक्षण भी देता है कि कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। पुस्तक संचालक को प्रशिक्षण देता है कि कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और स्वयं सहायता समूह का ऑडिटिंग भी कौन कराता है, आपका संसाधन पुस्तक संचालक। ये किस स्तर में होता है, ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन में होता है, सीएलएफ में होता है, सीएलएफ के अंतर्गत काम करता है संसाधन पुस्तक संचालक, ठीक है। चलिए, इसमें जो पुस्तक संचालक है वो कहां काम करती है, स्वयं सहायता समूह में काम करती है, ठीक है। संसाधन पुस्तक संचालक कहां काम करता है, सीएलएफ में काम करता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन में। उसके बाद ग्राम संगठन सहायिका कहां काम करती है, ये करती है ग्राम संगठन में, ग्राम संगठन में। ग्राम संगठन का लेखा पढ़ी कौन करता है, ग्राम संगठन सहायिका। और आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन का, क्लस्टर लेवल फेडरेशन में 2 लोग होते हैं, एक होता है संसाधक पुस्तक संचालक जो अंकेक्षण करता है और ट्रेनिंग देता है, एक होता है संकुल स्तरीय संगठन प्रबंधक, है ना, अकाउंटेंट, प्रबंधक अकाउंटेंट। ये क्या करता है, ये पूरा अकाउंटिंग करता है संकुल लेवल का, क्लस्टर लेवल का, ठीक है। तो यहां समझिए, जो आदमी स्वयं सहायता समूह में पूरे रिकॉर्ड को लिखता है वो कहलाता है संसाधन पुस्तक संचालक, सॉरी, जो आदमी स्वयं सहायता समूह में पूरे रिकॉर्ड को लिखता है वो पुस्तक संचालक कहलाता है। जो आदमी, सॉरी, जो औरत या आदमी ग्राम संगठन में पूरा लेखा पढ़ी करता है, पुस्तक लिखता है, वो ग्राम संगठन सहायिका कहलाती है, ठीक है। उसके बाद जो महिला स्वयं सहायता समूह का अंकेक्षण और ट्रेनिंग देती है वो संसाधन पुस्तक संचालक कहलाती है। जो महिला आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन संकुल स्तर पे अकाउंटिंग करती है वो संकुल स्तरीय संगठन प्रबंधक कहलाती है, ठीक है। सबका काम लगभग सेम ही है। ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति, इसी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सबसे पहले समझिए कि ग्राम संगठन के इसी में कितने लोग होते हैं, ग्राम संगठन के इसी में कितने लोग होते हैं, ठीक है। कौन लोग होते हैं ग्राम संगठन के इसी में, कौन होते हैं, इसी का मतलब होता है कार्यकारिणी समिति, एग्जीक्यूटिव समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसी का मतलब होता है कार्यकारिणी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। आपको पता है एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन में, ग्राम संगठन में कितना होता है आपका, 5 से 25 क्या होते हैं, समूह होते हैं, समूह होते हैं। और हर समूह में क्या होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव होता है।
तो हर समूह के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जो पदाधिकारी है उन लोगों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? कार्यकारिणी समिति। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, आपको पता है स्वयं सहायता समूह में क्या होता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी होते हैं, जो भी पदाधिकारी होते हैं। और ग्राम संगठन में 5 से 25 स्वयं सहायता समूह होते हैं। ठीक है, एक ग्राम संगठन में 5 से 25 स्वयं सहायता समूह होते हैं। किसके अनुसार? एनआरएलएम के अनुसार। ठीक है, तो जितने भी स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन के अंतर्गत होते हैं, तो उन स्वयं सहायता समूह के जो भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन लोग सब मिलकर, पदाधिकारी लोग मिलकर उस ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ईसी, एग्जीक्यूटिव समिति। ये एग्जीक्यूटिव समिति का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ये एग्जीक्यूटिव समिति का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। और यही एग्जीक्यूटिव कमिटी अपने बीच से, यही एग्जीक्यूटिव समिति अपने बीच से ग्राम संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदाधिकारियों का चयन करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीएलएफ अकाउंटेंट बनने की योग्यताओं में शामिल नहीं है। सीएलएफ मतलब क्लस्टर लेवल फेडरेशन अकाउंटेंट, प्रबंधक। ठीक है, अकाउंटेंट है ना, की योग्यता में क्या शामिल नहीं है? कम से कम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो, समूह की 75 बैठकों में उपस्थित हो, उसका समूह पंचसूत्र का पालन कर रहा हो, उसके मन में गरीबों के प्रति सम्मान हो। बताइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जो आपका, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, है ना, पुस्तक संचालक ये कहां होता है? ये स्वयं सहायता समूह में होता है, स्वयं सहायता समूह में होता है। उसके बाद ग्राम संगठन सहायिका ये कहां होगी? ग्राम संगठन स्तर पर, ग्राम संगठन स्तर पर होगी, है ना। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है संसाधन पुस्तक संचालक, पुस्तक संचालक ये कहां पर होता है? ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सीएलएफ अकाउंटेंट, है ना, ये कहां होता है? ये भी क्लस्टर लेवल फेडरेशन में होता है। इसका काम है पुस्तकें लिखना, डायरी लिखना, पूरी जो भी है रिकॉर्ड, इसका काम भी वही है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों का काम सेम है, पुस्तक संचालक, ग्राम संगठन सहायिका। उसके बाद संसाधन पुस्तक संचालक का क्या काम है? इसका काम है स्वयं सहायता समूहों का ऑडिटिंग करवाना और उसके पुस्तक संचालकों को ट्रेनिंग देना। उसके बाद आता है सीएलएफ अकाउंटेंट, इसका काम है क्लस्टर लेवल फेडरेशन में पूरा अकाउंटिंग को देखना, जो भी अकाउंटिंग काम है, पैसे का, दुनियादारी का, पूरा अकाउंटिंग काम कौन देखता है? सीएलएफ अकाउंटेंट देखता है। सीएलएफ अकाउंटेंट बनने के लिए क्या योग्यता में शामिल नहीं है? बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों इसकी योग्यता में शामिल नहीं है कम से कम स्नातकोत्तर होना। स्नातकोत्तर मतलब होता है पीजी, है ना, स्नातकोत्तर मतलब होता क्या है? पीजी, है ना, पीजी नहीं, स्नातकोत्तर नहीं, कम से कम क्या हो? स्नातक हो। आपको मिनिमम कितना पढ़े रहना चाहिए? स्नातक, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, और स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वहां योग्यता में लिखा है कि किसी भी आदमी को अगर सीएलएफ अकाउंटेंट बनना है तो उसको कम से कम स्नातक होना चाहिए, है ना। यहां स्नातकोत्तर लिखा है इसलिए ये गलत हो गया, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, दूसरा क्या है? उसको समूह की जो बैठक होती है ना, 75 बैठकों का अनुभव होना चाहिए, 75 बैठकों को लिखने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिस समूह से उसका चयन किया जा रहा है उसका समूह पंचसूत्र का पालन करता हो। ठीक है, उसके बाद उसके मन में गरीबों के प्रति श्रद्धा भाव हो, दया भाव हो, सम्मान की भाव हो, है ना। तो ऐसे आदमी को क्या करेंगे? अपन सीएलएफ अकाउंटेंट बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो है, जो ग्राम संगठन सहायिका है, उसके बाद जो संसाधन पुस्तक संचालक है, और ये जो सीएलएफ अकाउंटेंट है, ये तीनों का चयन कहां से होता है? ये तीनों का चयन जो स्वयं सहायता समूह के पुस्तक संचालक महिला है ना, तो सभी स्वयं सहायता समूह के पुस्तक संचालक महिला में से जो सबसे बेस्ट है
उन्हीं को चुन के ये सब बनाया जाता है। ग्राम संगठन सहायिका के लिए उस ग्राम संगठन के अंतर्गत जितने भी स्वयं सहायता समूह आते हैं, उस स्वयं सहायता समूह में जितने भी महिला पुस्तक संचालक है उनमें से एक को चुना जाएगा। सेम ऐसे ही आपका संसाधन पुस्तक संचालक के अंतर्गत उस संकुल के अंतर जितने भी आपके क्या आते हैं स्वयं सहायता समूह, उस स्वयं सहायता में जितने भी आपके क्या है महिला पुस्तक संचालन है, उनमें से एक को चुना जाएगा। उसकी कैटेगरी उसका वो भी है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेम ऐसी सीएलएफ अकाउंटेंट के लिए भी एक संकुल के अंदर जितने स्वयं सहायता समूह आते हैं उसमें से जितने पुस्तक संचालक है उनमें से किसको चुना जाएगा, उनमें से उसको चुना जाएगा जो कम से कम स्नातक हो, समूह की 75 बैठक में लिखने का अनुभव हो, उसका समूह पंचसूत्र का पालन कर रहा हो और उसके मन में गरीबों के प्रति सम्मान हो। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ठीक है, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार ये बिहान योजना से संबंधित हमारे 25 और एमसीक्यूज थे। अब बिहान का भी लगभग कंप्लीट हो गया है ना। तो इसी तरह हम जितने भी थ्योरी पोर्शन कराएंगे उसका एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी पुख्ता रहे। ठीक है, हमारी थ्योरी क्लास के लिए या हमारे कोर्स के बारे में जानकारी के लिए आप योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।